हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर +2 तक के क्वेश्चन आंसर सीरीज चली हुई है फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। आज है लेक्चर नंबर 18। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो सीरीज़ में स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ें हैं, इसमें मैंने छठी क्लास से लेकर +2 क्लास तक के जो कंटेंट है बुक बाय बुक, क्लास बाय क्लास, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मेरे को खुद 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है कि कहाँ से और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर क्वेश्चन और आंसर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद करना क्या है, जो आंसर है उसको क्वेश्चन के रूप में लेना है और जो आंसर है उसे प्रश्न के रूप में लेना है और जो प्रश्न है उसे आंसर के रूप में लेना है। मतलब एक बार ऊपर नीचे करना है दोनों को, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन जो है मतलब पावरफुल बनेगा, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए वीडियो जिनके पास कंटेंट की कमी है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1201 से। टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो इसका उत्तर है 4 लड़ाइयाँ। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की तलवार कहाँ है? उत्तर इंग्लैंड के संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार की मुख्य विशेषताएं। उत्तर टीपू की तलवार की धार सख्त थी, उसमें कार्बन अधिक व वुटज नामक स्टील की बनी थी जो दक्षिण भारत में बनता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वुटज नामक स्टील भारत में कहाँ बनता था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आपने याद रखना है कि दक्षिण में बनता था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कब मैसूर आया था? इसका उत्तर है 1800 में मैसूर यात्रा पर आए थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जब मैसूर आए थे इसका वर्णन किसने अपनी पुस्तक में किया था? तो इसका उत्तर फ्रांसिस बुकानन ने इसका ब्यौरा दिया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर किसकी आयतें लिखी हुई है? इसका उत्तर है कुरान की आयतें। एक्चुअली क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन फेमस लोगों से पूछे जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो हम छोड़ देते हैं वो उन चीज़ों को पूछा जाता है आजकल ट्रेंड में, तो ये याद रखना है आपने। टीपू सुल्तान की तलवार की जो मूठ है ना, जैसे मतलब हम पकड़ते हैं हाथ में उसे मूठ कहते हैं, तो उस पर किसकी आयतें लिखी हुई थी? कुरान की। अगला प्रश्न है, बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कारक कौन था? इसका उत्तर है माइकल फैराडे। स्टील का 4 साल तक अध्ययन किया था इन्होंने, ठीक है। बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का लोहा प्रगालक समुदाय क्या कहलाता था? तो इसका उत्तर है अगारिया। सेंट्रल इंडिया का जो मध्य भारत का लोहा प्रगालक समुदाय क्या कहलाता था, जो लोहे को गलाता था, उसे कहा जाता था अगारिया। अगला प्रश्न है, पालामाऊ बिहार में क्या बनता था? इसका उत्तर है पालामाऊ बिहार के लोग लोहा बनाया करते थे, ठीक है। पालामाऊ कहाँ है? बिहार में। वहाँ के लोग क्या बनाते थे? लोहा बनाते थे। भारतीय लोहा व इस्पात कारखाने का उदय, अगला हमारा टॉपिक है ये, भारतीय लोहा व इस्पात कारखाने का उदय। अगला प्रश्न है, 1904 में छत्तीसगढ़ में लोहे के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर है 1904 में यूएस भूगोल वैज्ञानिक चार्ल्स विल्ड और जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह भंडारों के लिए गए थे। एक दिन वे गांव पहुंचे तो वहां देखा कि स्त्री पुरुष लौह ला रहे थे, मतलब टोकरे में भर के ला रहे थे लौह। यह अगरिया समुदाय के थे। उनसे जो है सोर्स पूछा गया तो पुरुषों ने कहा लोहे का, उन्होंने पहाड़ी की ओर इशारा किया। वह वहाँ पहुँच के वे दोनों, वहाँ पर रजहारा की पहाड़ियाँ थी, तो उन्हें की सबसे बेहतरीन लौह भंडार। तो याद रखना कि 1904 में छत्तीसगढ़ में लोहे के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो रजहारा की पहाड़ियाँ से प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में। और किन्होंने इन्हें खोजा था 1904 में? यूएस भूगोल वैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा जी के बड़े बेटे दोराबजी टाटा। तो क्वेश्चन ईजी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या डाला जा सकता है कि जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे डाला जा सकता है। तो छोटे बड़े
मतलब किसी भी एग्ज़ाम में ये ट्रेंड बना है कि छोटे बड़े एक जीरो की जगह 2 जीरो बढ़ानी, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, पगारिया समुदाय भारत के किस राज्य से संबंधित था? उत्तर छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ से कौन सा समुदाय संबंधित था? पगारिया समुदाय। अगला प्रश्न है, रजहारा की पहाड़ियाँ कहाँ से संबंधित है? उत्तर छत्तीसगढ़ में लोहे के भंडार से। तो रजहारा पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में लोहे के भंडार से। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा के पास जो लोहा फैक्ट्री बनी वह बाद में किस नाम से विख्यात हुई? इसका उत्तर है जमशेदपुर नाम से विख्यात हुई। स्वर्ण रेखा नदी के पास जो लोहा फैक्ट्री बनी वह बाद में किस नाम से विख्यात हुई थी? उत्तर है जमशेदपुर नाम से। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित की गई थी? उत्तर 1912 में वह उत्पादन भी शुरू हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से टिस्को भी कहते हैं। ये कब स्थापित की गई थी? 1912 में वह उत्पादन भी शुरू होता है। एक्चुअली इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक यही क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार आया था कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। हम सोचते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन है। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। वह उत्पादन भी 1912 में शुरू हुआ था। अगला टॉपिक है, जापान औद्योगिकरण के शुरुआती साल। क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिकरण और जापान के बीच क्या क्या विशेषताएं थी? उत्तर, भारत में अंग्रेजों ने अपनी वस्तुओं को बढ़ाया जिस कारण भारतीय उद्योगपतियों को सहायता नहीं मिली। दूसरी तरफ जापान सरकार ने देसी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान के राजा मेरी मानता था कि जापान को औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इस समय भारतीय कपड़ा निर्यात गिरने लगा था। ठीक है, याद रखना है। अगला है लेसन नंबर 8, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। प्रश्न है, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे? उत्तर, प्राच्यवाद की परंपरा के रूप में। प्राच्यवाद मतलब पुरानी परंपरा के रूप में देखते थे अंग्रेज जो है शिक्षा को। अगला प्रश्न है, 1783 में सर विलियम जोन्स कलकत्ता आए थे। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बनाया? इसका उत्तर है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज बनाया गया था। तो 1783 में सर विलियम जोन्स जो कलकत्ता आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें क्या बनाया था? तो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज बनाया था सर विलियम जोन्स को। अगला क्वेश्चन है, कानून के साथ वे क्या थे? कानून के साथ वे क्या थे? भाषाविद। मतलब सर विलियम जोन्स जो है एक कानून जानने वाले भी थे और उसके साथ क्या थे? एक भाषाविद भी थे। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स कौन सी भाषाएं जानते थे? इसका उत्तर है, ऑक्सफोर्ड में ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी व फारसी सीखी थी। तो सर विलियम जोन्स कौन कौन सी भाषाएं जानते थे? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी व फारसी। अगला प्रश्न है, संस्कृत तथा हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों के विचार कौन से थे? उत्तर है, हेनरी टॉमस कोलब्रुक। संस्कृत तथा हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों के विचारक कौन थे? तो वो थे हेनरी टॉमस कोलब्रुक। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर है, हेनरी टॉमस कॉल ग्रुप ने नेथेनियल होलहेड सर विलियम जॉनसन के साथ मिलकर इसके साथ एशियाटिक रिसर्च नाम की शोध पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हेनरी टॉमस कॉल ग्रुप, नेथेनियल होलहेड, सर विलियम जॉन्स इन्होंने मिलकर किया था। इसके साथ ही उन्होंने एशियाटिक रिसर्च नाम की शोध पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग का स्मारक कौन सा था? इसका उत्तर है, रिसर्च वेस्ट मकोटा, 1823 में बना था। अब कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में है। तो वारेन हेस्टिंग का स्मारक कौन सा था? वारेन हेस्टिंग का स्मारक था रिसर्च वेस्ट माकोटा, 1830 में बना था। अब कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में है। एशिया की भाषा व संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग कौन थे? तो प्राच्यवादी। एशिया की भाषा व संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग कौन थे? प्राच्यवादी, मतलब पुराने लोग।
वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता मदरसा की स्थापना कब की थी? 1781 में। वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में मदरसा कब बनाया था? 1781 में। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी ताकि संस्कृत की शिक्षा दी जा सके। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी ताकि संस्कृत की शिक्षा दी जा सके। अगला टॉपिक है पूर्व की जघन्य गलतियाँ। अगला प्रश्न है अंग्रेजों की भारतीय शिक्षा के प्रति क्या विचार थे? इसका उत्तर है अंग्रेजों के अनुसार 19वीं शताब्दी से ही इंग्लिश कंपनी ने शिक्षा प्राच्यवादी सोच का विरोध किया। अंग्रेज मानते थे कि पूर्वी समाज ज्ञान व त्रुटियों से भरा त्रुटियां हैं मतलब इसमें और अवैज्ञानिक है। अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर खर्चा नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा के प्रति अंग्रेजों के विचार मतलब नेगेटिव ही थे। अगला प्रश्न है प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले प्रमुख कौन थे? जेम्स मिल। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले कौन थे? जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल कौन थे प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले? अगला प्रश्न है जेम्स मिल के क्या विचार थे? उत्तर जेम्स मिल के अनुसार अंग्रेजों को जनता को खुश करने और जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा द्वारा उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाए, जो उपयोगी हैं और व्यवहारिक उन चीज़ों का ज्ञान दिया जाए। इसलिए भारत को पूर्वी की बजाय पश्चिमी वैज्ञानिक और तकनीकी को अपनाना चाहिए। तो ये किसके विचार थे? जेम्स मिल के। जेम्स मिल के इसमें मुंशी की सिखाया जाता था। इसमें जिसमें जेम्स मिल थे उसमें जो है मुंशी की सिखाया जाता था, या सिंपल पूछा सकता है मुंशी की सिखाया जाता था। इसका उत्तर है व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना वो पढ़ाना जानता हो उसे मुंशी कहते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो व्यक्ति फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? मुंशी था। अगला प्रश्न है 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसके विवरण के अंतर्गत पारित किया गया? मैकाले। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1835 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किसके अंतर्गत पारित किया गया था? मैकाले के अंतर्गत। अगला टॉपिक है व्यवसाय के लिए शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में किसने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा पर नोट भेजा? इसका उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा पर नोट भेजा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में किसने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा पर नोट भेजा? मतलब लंदन में जो भारतीय गवर्नर जनरल थे उनको शिक्षा पर नोट भेजा इंडिया से 1854 में। तो उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा पर नोट भेजा था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण मंडल का प्रमुख कौन था जिसने वुड का नीति पत्र नाम से वुड डिस्पैच भेजा था? तो उसका नाम था चार्ल्स वुड। तो ये वुड से याद रखना, चार्ल्स वुड से वुड। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण मंडल का प्रमुख कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन नियंत्रण मंडल का प्रमुख कौन था जिसने वुड का नीति पत्र नाम से वुड डिस्पैच भेजा? उसका नाम था चार्ल्स वुड। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण मंडल के अंतर्गत वुड डिस्पैच में क्या प्रावधान थे? तो उत्तर प्राच्यवादी शिक्षा के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को बढ़ावा देना। तो वुड डिस्पैच में क्या था? प्राच्यवादी मतलब पुरानी शिक्षा के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न 1854 के बाद अंग्रेजों ने किसका गठन किया था? उत्तर 1854 के बाद अंग्रेजों ने सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया था। तो अंग्रेजों ने सरकारी शिक्षा विभाग का गठन कब किया था? 1854 में। अगला प्रश्न है विद्यालय शिक्षा के लिए कब कदम लिए थे? अंग्रेजों ने जो है विद्यालय शिक्षा के लिए कब कदम लिए थे? उत्तर विद्यालय शिक्षा के लिए कदम 1854 में लिए थे, विद्यालय शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है स्कॉटलैंड की ईसाई प्रचारक कौन थे? इसका उत्तर है जिन्होंने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना की थी। तो उत्तर है विलियम केरे। स्कॉटलैंड की ईसाई प्रचारक कौन थे जिन्होंने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना की थी? उनका नाम था विलियम केरे। अगला प्रश्न है श्रीरामपुर कॉलेज कहाँ बना था? उत्तर कोलकाता में हुगली नदी के किनारे 19वीं शताब्दी में। तो श्रीरामपुर कॉलेज कहाँ पे बना था? हुगली नदी
के किनारे में कोलकाता में 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है विलियम एडम रिपोर्ट कब आई थी? इसका उत्तर 1830 में। तो विलियम एडम की रिपोर्ट कब आई थी? 1830 में। ओके। अगला प्रश्न है नए नियम के अनुसार 19वीं शताब्दी के मध्य कंपनी का मुख्य ध्यान किस तरफ था? तो इसका उत्तर है उच्च शिक्षा की तरफ। 1854 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार का फैसला लिया, पंडितों को स्कूल में निरीक्षण के लिए रखा, वार्षिक परीक्षा की रूपरेखा तैयार की। तो नए नियम के अनुसार 19वीं शताब्दी के मध्य कंपनी का मुख्य ध्यान किस तरफ था? उच्च शिक्षा की तरफ। 1854 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार का फैसला लिया, पंडितों को स्कूल में निरीक्षण के लिए रखा, वार्षिक परीक्षा की रूपरेखा तैयार की। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा की कार्यसूची में किन भारतीयों ने पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची में किन भारतीयों ने पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया था? महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है 1991 में रविंद्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर कब? 1991 में। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कौन सी शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित होती है? तो सृजनात्मक शिक्षा। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कौन सी शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित होती है? उत्तर सृजनात्मक शिक्षा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी और किन के विचार लगभग समान थे पर कुछ अंतर भी थे? इसका उत्तर है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार तो लगभग समान थे पर कुछ अंतर फिर भी थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में क्या अंतर थे? इसका उत्तर है महात्मा गांधी पश्चिमी मशीनों और प्रौद्योगिकी के विरोधी थे, जबकि टैगोर पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा की श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार में अंतर क्या थे? महात्मा गांधी जो है पश्चिमी मशीनों और प्रौद्योगिकी के विरोधी थे, जबकि टैगोर पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा की जो श्रेष्ठ तत्व हैं उनका मिश्रण चाहते थे। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में किन के ऊपर फोकस किया गया या ध्यान दिया गया? तो इसका उत्तर है कला, संगीत, नृत्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा पर जोर। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में किन के ऊपर फोकस किया गया था? कला, संगीत, नृत्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा पर जोर। अगला प्रश्न है ईसाई प्रचारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल कब खोले थे? इसका उत्तर है 19वीं शताब्दी में। तो ईसाई प्रचारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल कब खोले थे? 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न 1870 में कौन सा नियम लागू हुआ था? तो शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था। 1870 में कौन सा नियम लागू हुआ था? शिक्षा अधिनियम। शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1870 में। अगला प्रश्न है विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। विलियम जोन्स किससे संबंधित थे? प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा की बात किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। तो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और मकालू अंग्रेजी शिक्षा का, मकालू किससे संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा से। तो ये जो है मतलब आपसे पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में कि विलियम जोन्स किससे संबंधित थे? प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान से संबंधित थे। और प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा की बात किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। और अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और मकालू किससे संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। कौन भारतीय अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा मिलनी चाहिए किसका विचार था? महात्मा गांधी जी का। अगला लेसन नंबर 9 महिलाएं, जाति व सुधार। ब्राह्मण, क्षत्रिय जिन्हें ऊंची जाति कहा जाता था, व्यापार और महाजन जिन्हें वैश्य कहा जाता था, और काश्तकार और कुम्हार, बुनकर उन्हें दस्तकार, शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय क्या कहलाते थे? ऊंची जाति के। जो व्यापार और महाजन थे, व्यापारी और महाजन को वैश्य कहा जाता था। काश्तकार, कुम्हार, बुनकर, दस्तकार उन्हें क्या कहता था? शूद्र।
तो प्रश्न है, ब्राह्मण और क्षत्रिय कौन सी जाति के माने जाते थे? ऊंची जाति की। अगला प्रश्न है, व्यापारी और महाजनों को क्या कहा जाता था? वैश्य। वो से व्यापारी, वो से वैश्य, व्यापारी और महाजन वैश्य। अगला प्रश्न है, काश्तकार, कुम्हार, बुनकर, दस्तकारों को क्या कहा जाता था? शूद्र। काश्तकार, कुम्हार, बुनकर, दस्तकारों को क्या कहा जाता था? शूद्र। अगला टॉपिक है, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो सभा नामक संगठन कहाँ पर बनाया था? कोलकाता में। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो नामक संगठन कहाँ पे बनाया था? कोलकाता ने। ये तो सबको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कहाँ पे स्थापना की थी, तो मैक्सिमम लोगों के गलत हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए बेस्ट कंटेंट है। उत्तर है कोलकाता में की थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मो सभा संगठन बाद में किस नाम से विख्यात हुआ? ब्रह्मो समाज। तो पहले ब्रह्मो सभा थी, ठीक है, और बाद में ये ब्रह्मो समाज बना था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये भी कहीं आया था, क्योंकि स्टेटमेंट में डाला था उन्होंने कि ब्रह्मो सभा बाद में क्या बना था? ब्रह्मो समाज। मैंने तो एज्यूम ही किया था, मैंने ब्रह्मो सभा पहले थी तो ब्रह्मो समाज बना बाद में। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय की शिक्षा वो महिलाओं के प्रति क्या विचार थे? इसका उत्तर है, राजा राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। तो राजा राममोहन राय की शिक्षा व महिलाओं के प्रति क्या विचार थे? राजा राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगी थी? इसका उत्तर है, राजा राममोहन राय। तो सती प्रथा पर पाबंदी कब लगी थी? ये क्वेश्चन पूछा सकता है। 1829 में। और किसने लगाई थी? राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई थी? 1829। विधवा विवाह के पक्ष में कब एक कानून बनाया गया? 1856 में। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं सती प्रथा और विधवा विवाह। सती प्रथा तो आपको पता ही है, जिसमें सती जो अगर हो जाती थी कोई लेडीज़, तो उसे मतलब जलती चिता में जलाया जाता था, साथ में ही उसके हस्बैंड के साथ में उसे जलाया जाता, तो वो थी सती प्रथा। तो वो कब समाप्त हुई थी? 1829 में, राजा राममोहन राय के समय। उसके बाद एक कानून है विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, मतलब विधवा का विवाह इसमें होता था तो उस पक्ष में कब कानून बनाया गया था? 1856 में। कब? 1856 में। विधवा विवाह 1856 में, विधवा विवाह 1856 में। अगला है, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में विधवा विवाह का समर्थन किसने किया था? इसका उत्तर है, वीरेशलिंगम पंतलू ने। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में विधवा विवाह का समर्थन किसने किया था? वीरेशलिंगम पंतलू ने। मद्रास में जो है विधवा विवाह का समर्थन किसने किया था? वीरेशलिंगम पंतलू। अगला प्रश्न है, इस समय कहाँ पर बुद्धिजीवी और सुधारकों ने विधवा विवाह का प्रचार और प्रसार का संकल्प लिया था? मुंबई में। अगला प्रश्न है, उत्तर में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर भारत में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उत्तर भारत में आर्यों के संस्थापक, उत्तर कहाँ पे? उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब विधवा विवाह का समर्थन किया था? तो 1875 में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन कब किया था? 1875 में। और अपने आर्य समाज ने किस धर्म को सुधारने का प्रयास किया था? हिंदू धर्म। आर्य समाज ने किस धर्म को सुधारने का प्रयास किया था? हिंदू धर्म। सामाजिक और राजनीतिक पुस्तक में किसी स्त्री का वर्णन है? किस स्त्री का वर्णन है? राज सुंदरी देवी इसका उत्तर है। सामाजिक और राजनीतिक पुस्तक में किस स्त्री का वर्णन है? तो राज सुंदरी देवी का। सामाजिक और राजनीतिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जो बुक है उसमें किस लेडीज़ का वर्णन है? तो राज सुंदरी देवी। अगला प्रश्न है, 1266 19वीं शताब्दी में आर्य समाज पंजाब में फैला था किसके समय में? ज्योतिबा फुल्ले। 19वीं शताब्दी में आर्य समाज पंजाब में फैला था किसके समय में? ज्योतिबा फुल्ले के समय में। 19वीं शताब्दी आर्य समाज पंजाब में किसके समय? ज्योतिबा फुल्ले। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम महिलाएं क्या लिखने लगी थी? कुलीन मतलब जो बड़े घरानों से, बड़े कुल से थी उत्तर भारत में, वो महिलाएं क्या लिखने लगी?
इसका उत्तर है उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ लिखने लगी थी। किसमें? अरबी में कुरान शरीफ लिखने लगी थी। उन्हें घर पर ही शिक्षाएं पढ़ाई जाती थी या दी जाती थी। अगला प्रश्न है किसने कुरान शरीफ का हवाला देकर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया? उसका उत्तर है मुमताज अली। किसने कुरान शरीफ का हवाला देकर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया? इसका उत्तर है मुमताज अली। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में कौन सा सिलसिला चला? तो इसका उत्तर है उर्दू सिलसिला। 19वीं शताब्दी में कौन सा सिलसिला चला? उर्दू सिलसिला। तो अगला टॉपिक है महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अगला प्रश्न है 1270 में भोपाल की बेलमा ने कहाँ पर लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला था? अलीगढ़ में। क्या प्रश्न है? भोपाल मध्य प्रदेश में जो बेलमा थी, बेलमा ने कहाँ पर लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला था? अलीगढ़। अलीगढ़। इस तरह के क्वेश्चन भी मतलब आते हैं, क्योंकि उस टाइम आप सोचते हो कि बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से एज इट इज मतलब उठाए जाते हैं। ठीक है। तो भोपाल की बेलमा ने कहाँ पर लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला था? अलीगढ़। अब उसने बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने भारत में कहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा दिया था? इसका उत्तर है कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में है और पटना बिहार में लड़कियों के लिए शिक्षा दी थी। तो कहाँ पे? बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने भारत में कहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा दिया था? कोलकाता, पटना में लड़कियों की शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में कब से प्रवेश करने लगी थी? 1880 में। भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटीज में कब से प्रवेश करने लगी थी? 1880 में। अगला प्रश्न है इसके उदाहरण कौन से थे? मतलब भारतीय महिलाओं के प्रवेश के उदाहरण कौन से थे? उत्तर है पुणे में घर पर पढ़ने वाली ताराबाई सिंह ने बुक भी लिखी थी स्त्री पुरुष की तुलना। तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लगी, इसके उदाहरण कौन है? ये है तो पुणे में घर पर पढ़ाई करने वाली ताराबाई सिंह। और ताराबाई सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? ताराबाई ने। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? इसका उत्तर है संस्कृत विद्वान पंडित रमाबाई ने। तो किसने कहा था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? संस्कृत विद्वान थी, संस्कृत विद्वान पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी में किसने स्वतंत्रता और समानता का समर्थन किया था? उत्तर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। 20वीं शताब्दी में किसने जो है स्वतंत्रता और समानता, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता और समानता का समर्थन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला टॉपिक है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। प्रश्न है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? 1929 में। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में, मतलब छोटे बच्चों को जब विवाह कर दिया जाता है, जैसे एज 18 साल रखी है, अगर 18 साल से पहले किसी का विवाह होता है तो उसके लिए कानून बनाया गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम। कब? 1929। एक ट्रिक अगर आप याद रख सको तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ऐसा याद रखना कि लड़की की उम्र 19 साल और लड़के की उम्र 29 साल होनी चाहिए। मतलब इससे एक एक माइनस कर देना, 19 माइनस 1 18 साल, ठीक है, और 29 साल, 1929 बाल विवाह। अगर उसने जाति और समाज सुधार के लिए राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका उत्तर एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। जाति और समाज सुधार के लिए राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका उत्तर एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज ने किस परंपरा का समर्थन किया? इसका उत्तर है प्रार्थना समाज ने भक्ति परंपरा का समर्थन किया था, जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। प्रार्थना समाज ने किस परंपरा का समर्थन किया था? इसका उत्तर है प्रार्थना समाज ने भक्ति परंपरा का समर्थन किया था, जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। प्रार्थना समाज ने भक्ति परंपरा का समर्थन किया था। प्रार्थना ने भक्ति का समर्थन किया था।
अगला प्रश्न है, जातीय उन्मूलन के लिए मुंबई में 1840 में किसका गठन किया गया था? उत्तर, परमहंस मंडली। जातीय उन्मूलन के लिए मुंबई में 1840 में किसका गठन किया गया था? परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली किससे संबंधित है? जातीय उन्मूलन मुंबई 1840। अगला प्रश्न है, मदिगा समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में 19वीं शताब्दी से संबंधित है। मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, दुबला समुदाय कहाँ से संबंधित है? तो गुजरात। तो दुबला समुदाय कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित। दुबला समुदाय गुजरात, गुजरात से संबंधित दुबला समुदाय। अगला टॉपिक है, समानता व न्याय की मांग। अगला प्रश्न है, घासीदास ने इकट्ठा किया था। तो घासीदास ने क्या इकट्ठा किया था? इसका उत्तर है, घासीदास ने चमड़े का काम करने वालों को इकट्ठा किया था। न्याय दिलाने के लिए मतलब घासीदास ने किसको? चमड़े का काम करने वालों को इकट्ठा किया था उनके अधिकारों के लिए। अगला प्रश्न है, पूर्वी बंगाल में किसके मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया? तो इसका उत्तर है हरिदास ठाकुर। पूर्वी बंगाल में किसके मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया था? तो इसका उत्तर है हरिदास ठाकुर। अगला प्रश्न है, हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही बताने वाले किन राज्यों के ऊपर सवाल किए? ब्राह्मणवादी। तो हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही बताने वाले किन राज्यों के ऊपर सवाल किए थे? जो ब्राह्मणवादी राज्य थे उन पर। किसने? हरिदास ने। अगला प्रश्न है, केरल की किस जाति को श्री नारायण गुरु ने उनमें एकता का आदर्श रखा और जातिगत विभिन्नता का विरोध किया? तो इसका उत्तर है एझाव जाति। केरल की किस जाति को श्री नारायण गुरु ने उनमें एकता का आदर्श रखा और जातिगत विभिन्नता का विरोध किया? एझाव जाति। उनके अनुसार मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार आर्यों के शासन से पहले यहाँ पर स्वर्ण युग था? तो इसका उत्तर है ज्योतिराव फुल्ले। तो किसके अनुसार आर्यों के शासन से पहले यहाँ पर स्वर्ण युग था? तो ज्योतिराव फुल्ले के अनुसार। अगला प्रश्न है, शूद्र किन जातीय भेदभाव को खत्म करना चाहते थे? शूद्र यानी कि जो श्रमिक जातियाँ थी वह जो है अति शूद्र यानी कि अछूतों में जातीय भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। शूद्र जो है भेदभाव खत्म करना चाहते थे किनका? अति शूद्र मतलब अछूतों का। अगला प्रश्न है, 1870 में किसने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी? तो इसका उत्तर है गुलामगिरी पुस्तक की स्थापना ज्योतिराव फुल्ले ने की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है एग्जाम में कि गुलामगिरी पुस्तक की स्थापना किसने की थी? तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। इससे 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। तो गुलामगिरी ज्योतिराव फुल्ले 1877 में, 1877 से 10 साल पहले जो है अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। अगला प्रश्न है, दास प्रथा की समाप्ति कब की गई थी? तो 1863 में। दास प्रथा की समाप्ति 1863 में की गई थी। दास प्रथा समाप्त 1863 में। अगला प्रश्न है, जातीय सुधार आंदोलन किस शताब्दी में चले थे? इसका उत्तर है 20वीं शताब्दी में। पश्चिम में BR अम्बेडकर और दक्षिण में रामास्वामी नायकर। तो जातीय सुधार आंदोलन कब चले थे? 20वीं शताब्दी में। पश्चिम में कौन थे? पश्चिम में कौन थे? जैसे गुजरात राजस्थान वाला एरिया हो गया, मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, ठीक है, वहाँ पे कौन थे? तो वहाँ पे थे BR अम्बेडकर। और जो दक्षिण में थे कौन थे? रामास्वामी नायकर। दक्षिण में रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न 1863 में कौन सी प्रथा समाप्त की गई थी? दास प्रथा। दास प्रथा कब समाप्त की गई थी? 1863 में। अगला प्रश्न है, मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका उत्तर है BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। BR अम्बेडकर ने इस आंदोलन में महारों ने भाग लिया था। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन BR अम्बेडकर, इसमें महारों ने भाग लिया था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था किसने किया था? BR अम्बेडकर। इसमें किसने भाग लिया था? महारों ने। अगला प्रश्न है, गैर ब्राह्मण आंदोलन की विशेषताएं। गैर ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के अलावा। गैर ब्राह्मण क्या हुआ? गैर ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के अलावा और लोग शामिल थे। तो गैर ब्राह्मण आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? इसका उत्तर है 20वीं शताब्दी में आरंभ में शुरू हुआ था। तो 20वीं शताब्दी के वो यहाँ पे डाल देगा कि अंत में शुरू हुआ था, लेकिन 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी, आरंभ मतलब जैसे 100 सालों में हम 50 तक लेते हैं आरंभ, उसके बाद फिर लास्ट वाला चल पड़ता है 51 से 100 तक।
या प्रयास गैर ब्राह्मण का था जो शिक्षा, एजुकेशन, धन और प्रभाव हासिल कर चुके थे। उनके अनुसार ब्राह्मण उत्तर से आए हैं। उनमें देशी द्रविड़ नस्ल को हटाकर दक्षिण पर अधिकार किया। इनमें जो है देशी द्रविड़ नस्ल को हटाकर इन्होंने दक्षिण पर अधिकार कर लिया। अरब ने अछूतों के लिए स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया था? रामास्वामी। अछूतों के लिए स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया था? रामास्वामी। अछूतों के लिए स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी जी ने। अरब ने किसका मानना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के वाहक अछूत ही थे? A.V. रामास्वामी। किसका मानना था कि जो मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के वाहक अछूत थे, मतलब मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के वाहक अछूत थे? किसका मानना था? A.V. रामास्वामी। किसका? A.V. रामास्वामी। अगला प्रश्न है, हिंदू वेद पुराणों के आलोचक थे? उत्तर पेरियार। हिंदू वेद पुराणों के आलोचक कौन थे? पेरियार। मनु रचित भगवत गीता वो रामायण के आलोचक भी थे। हिंदू वेद पुराणों के आलोचक कौन थे? पेरियार। इसके अलावा मनु रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के आलोचक भी थे। अगला टॉपिक है सुधारों संबंधी आंदोलन। और प्रश्न है, ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है केशव चंद्र सेन। वो था ब्रह्म समाज पहले, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। यह है ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। कब ब्रह्मो समाज हुआ था? 1823 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें सभी मूर्ति पूजा व बलि के विरुद्ध, सभी मतलब टोटल मूर्ति पूजा व बलि के विरुद्ध थे। उपनिषदों में विश्वास करते थे क्योंकि सदस्यों को अन्य धर्म की आलोचना का अधिकार नहीं था। हिंदू ईसाई धर्म का विरोध किया था। तो ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। 1830 में स्थापना हुई थी। सभी मूर्ति पूजा व बलि के विरुद्ध थे। उपनिषदों में विश्वास था। सदस्यों को अन्य धर्म की आलोचना का अधिकार नहीं था। हिंदू ईसाई धर्म का विरोध। तो ब्रह्मो समाज ने किसका विरोध किया था? हिंदू और ईसाई धर्म का। अल्प ने यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? डेरोजियो। उत्तर है इसका डेरोजियो। तो डेरोजियो ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन डेरोजियो। 1820 में कोलकाता हिंदू कॉलेज के ये अध्यापक थे। उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई। महिला शिक्षा की मांग उन्होंने रखी थी। सोच अभिव्यक्ति अभियान उन्होंने चलाए। सोच अभिव्यक्ति अभियान। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सोच और अभिव्यक्ति अभियान किसने चलाए थे? जो यंग बंगाल आंदोलन जिसे शुरू किया था डेरोजियो उन्होंने। ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने चलाया था। ये क्वेश्चन बड़ी बार आया है एग्जाम में, ठीक है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामकृष्ण मिशन, हम बड़े इजीली इसे लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। राम भी है कृष्ण भी है, ठीक है। विवेकानंद के गुरु कौन थे? राम जी भी थे, कृष्ण भी जी थे। तो इस तरीके से ट्रिक रखनी, राम जी भी थे, कृष्ण जी भी थे। तो राम कृष्ण परमहंस, हमेशा वो हंसते रहते थे, ठीक है, वो दोनों। अल्पसंख्यक प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर 1857 में बम्बई में स्थापित है। प्रार्थना समाज 1857 में बम्बई में स्थापित। जातीय बंधनों को खत्म करने, बाल विवाह उन्मूलन का प्रयास। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। इनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार व्यक्त किया जाता था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? 1857 में मुंबई में की गई थी। तो जातीय बंधनों को खत्म करने, बाल विवाह उन्मूलन का प्रयास। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार व्यक्त किया जाता था। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1300। वेद समाज की स्थापना संबंधी तथ्य क्या थे? इसका उत्तर है वेद समाज मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु। इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज किससे प्रेरित था? ब्रह्म समाज से। जातीय भेदभाव की समाप्ति थी। इसमें जातीय भेदभाव की समाप्ति, विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया,
सदस्य ईश्वर में विश्वास रखते थे। रूढ़िवादी हिंदुत्व, अंधविश्वास और अनुष्ठानों की निंदा की थी। तो वेद समाज की स्थापना संबंधी क्या तथ्य थे? इसका उत्तर है वेद समाज मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में 1864 में स्थापना फैला था। मतलब मद्रास में, चेन्नई और तमिलनाडु में 1864 में वेद समाज फैला था, स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज किससे प्रेरित था? ब्रह्म समाज से। जातीय भेदभाव की समाप्ति, मतलब जातीय भेदभाव की समाप्ति भी वेद समाज में थी। विधवा विवाह भी था, विधवा विवाह। महिला शिक्षा, मतलब वुमेन एजुकेशन, इन्फ्लुएंसर था ये, किया था। और सदस्य ईश्वर में विश्वास रखते थे, ट्रस्ट इन गॉड, फेथ इन गॉड। वेद समाज के लोग जो है ईश्वर में विश्वास रखते थे। रूढ़िवादी हिंदुत्व, अंधविश्वास और अनुष्ठानों की उन्होंने निंदा की थी। और उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व, अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की निंदा की थी, ठीक है, वेद समाज ने। सो आज के सेशन में इतना ही, और 100 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं सेशन को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज़रूरतमंद लोगों के पास यार इसे भेज देना प्लीज़ यार, जिसको ज़रूरत है उसके पास भेज ही दो, ठीक है। ये सेशन आपको मतलब ज़िंदगी में कहीं भी काम आ सकते हैं, आपकी सक्सेस में ये सेशन 100% मतलब आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए ज़रूर चैनल पे विजिट करिए और सारी वीडियोस मेरी देखिए, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 से लेकर, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी एक सक्सेसफुल ज़िंदगी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जितना मेरा बन सकता है मैं उतना करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।